साथियों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि वीर पिंडारी कौन थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें कैसे डाकू की संज्ञा दी थी जो भारत देश की रक्षा के लिए लड़ते थे। अंग्रेज़ों ने इन वीर पिंडारियों को देसी नरेशों के इलाकों पर हमले करने के लिए उकसाया था और इसी क्रम में उन्होंने अमीर खां पिंडारी को बरार के इलाके पर हमला करने के लिए उकसाया था। इस हमले में कंपनी के दो उद्देश्य थे। पहला तो ये कि अमीर खां से कंपनी के अनेक बड़े बड़े काम निकल चुके थे जिनके लिए अंग्रेज़ अमीर खां को अनेक बार धन भी दे चुके थे। फिर भी अमीर खां का बल इस समय इतना बढ़ गया था कि अंग्रेज़ों को स्वयं अपने लिए उससे भय हो गया था। अमीर खां एक वीर और पराक्रमी सेनापति था और अंग्रेज़ अब जिस तरह हो उसके उस बल को कम करने की कोशिशों में लग गए थे। दूसरा ये कि बहुत दिनों से अंग्रेज़ बरार के राजा को सब्सिडियरी संधि के जाल में फंसाने के प्रयत्न कर रहे थे। 24 मार्च सन 1805 को मार्क्वेस वेलेस्ली ने कंपनी के डायरेक्टरों के नाम एक लंबा पत्र लिखा था जिसमें लिखा है कि उस समय जब होलकर और अंग्रेज़ों में युद्ध जारी था, नागपुर के रेजिडेंट ने बरार के राजा और उसके मंत्रियों को खूब समझाया कि आपको अंग्रेज़ों के साथ सब्सिडियरी संधि कर लेनी चाहिए। पत्र में लिखा है कि रेजिडेंट ने उस अवसर पर बरार के राजा से साफ साफ कहा कि यदि आपने अंग्रेज़ों के साथ सब्सिडियरी संधि न कर ली तो डर है कि जसवंतराव होलकर के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध समाप्त होने के बाद जसवंतराव की सेना आपके इलाके पर हमला कर दे और यदि अंग्रेज़ों और आपके बीच पहले से सब्सिडियरी संधि हो जाएगी तो अंग्रेज़ सब्सिडियरी सेना द्वारा आपकी सहायता कर सकेंगे। किंतु रेजिडेंट के हर तरह समझाने पर भी राजा ने सब्सिडियरी संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। साथियों, इस तरह की संधियों के विषय में उन दिनों आम यह नियम होता था कि पहले अंग्रेज़ रेजिडेंट और कंपनी के दूत देसी नरेशों और उनके मंत्रियों को ज़बानी तौर पर इस तरह की संधियों के फ़ायदे सुझाते थे और फिर देसी नरेश की ओर से कंपनी के नाम पत्र द्वारा संधि के लिए इच्छा प्रकट कराई जाती थी और दिखाया यह जाता था कि ये संधियां देसी नरेशों की प्रार्थना पर की जाती हैं। ये चालाकी थी अंग्रेज़ों की। उस समय अंग्रेज़ बरार के राजा पर इससे अधिक जोर नहीं दे सकते थे, इसलिए मार्क्वेस वेलेस्ली ने अपने पत्र के अंत में लिखा था कि यह अधिक उचित मालूम हुआ कि राजा के दिल पर आइंदा की घटनाओं का प्रभाव पड़ने तक के लिए राजा को छोड़ दिया जाए और इस बात पर विश्वास किया जाए कि उन घटनाओं का राजा पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा कि वह फिर इस तरह की संधि के लिए अपनी स्वीकृति दे देगा और हमारा उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा। जाहिर है कि होलकर की कुछ सेना से बरार पर हमला करवाकर बरार के राजा को डराने और इस तरह उसे सब्सिडियरी संधि में फंसाने का इरादा अंग्रेज़ सन 1805 में ही कर चुके थे। वे यह भी जानते थे कि होलकर की सेना में अमीर खां हमारा ही आदमी है। लॉर्ड मिंटो के समय में अंग्रेज़ों ने निज़ाम को उकसाकर उससे अमीर खां के नाम यह पत्र लिखवा दिया कि आप बरार पर आकर हमला कीजिए और मैं धन इत्यादि से आपकी सहायता करूंगा। कहा गया कि जिन दिनों जसवंतराव होलकर नागपुर में था उन दिनों बरार के राजा ने जसवंतराव के कुछ कीमती जवाहरात अपने पास रख लिए थे। अमीर खां से अब बरार के राजा के नाम एक पत्र लिखवाया गया कि आप वे जवाहरात या उनकी कीमत होलकर दरबार को लौटा दें और जब बरार के राजा से कोई संतोषप्रद उत्तर न मिल सका तो अमीर खां ने बरार पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। अमीर खां और अंग्रेज़ कंपनी के बीच पहले से यह साफ साफ संधि हो गई थी कि अंग्रेज़ होलकर दरबार के मामलों में और विशेषकर बरार के राजा के साथ होलकर दरबार के झगड़ों में किसी तरह का दखल नहीं देंगे। इस संधि के भरोसे और निज़ाम की सहायता पर विश्वास करके अमीर खां अपनी सेना लेकर जनवरी सन 1809 को बरार की सरहद पर जा पहुंचा। दूसरी ओर बरार के राजा को अंग्रेज़ों ने यह पट्टी पढ़ाई कि निज़ाम और अमीर खां दोनों मुसलमान मिलकर तुम्हारे विरुद्ध साजिश कर रहे हैं और बरार के उस इलाके पर जो निज़ाम के सरहद से मिला हुआ है अमीर खां का राज कायम कर देना चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो ने बिना मांगे कंपनी की सेना अमीर खां के मुकाबले और राजा बरार की मदद के लिए रवाना कर दी थी। अमीर खां अपने मुकाबले में कंपनी की सेना को आया हुआ देखकर चकित रह गया। प्रोफेसर एच विल्सन लिखता है कि अमीर खां ने होलकर दरबार के साथ अंग्रेज़ों की संधि की उस शर्त की दुहाई दी जिसमें अंग्रेज़ सरकार ने यह वादा किया था कि हम होलकर के मामलों में किसी तरह का भी दखल नहीं देंगे। अमीर खां का एतराज़ नहीं सुना गया। फिर भी उसकी दलील अकाट्य और न्याय संगत थी। उसकी दलील यह थी कि अंग्रेज़ सरकार का व्यवहार संधि के साफ विरुद्ध है और उन गंभीर वादों के भी विरुद्ध है जो अंग्रेज़ सरकार ने होलकर दरबार से किए हैं कि बरार के राजा से जसवंतराव का जो कुछ झगड़ा है
उसमें अंग्रेज कोई दखल नहीं देंगे। इन दलीलों का अब कोई प्रभाव न पड़ सकता था। साथियों, हमें यह याद रखना चाहिए कि बरार के राजा के साथ अंग्रेज़ों की कोई संधि इस तरह की न थी जिससे वे ऐसे अवसर पर राजा की मदद करने के लिए बाध्य होते, और न राजा ने उनसे मदद की कोई प्रार्थना की थी। फिर भी अमीर खां को हराने और बरार के राजा की रक्षा करने के लिए अंग्रेज़ी सेना मौक़ों पर मौजूद हो गई। मालूम नहीं इसके बाद स्वयं अमीर खां की नीति किस ओर झुकी थी। कंपनी की सेना के बढ़ते ही अमीर खां बरार के राजा का इलाका छोड़कर पीछे हट गया। अंग्रेज़ों ने भी अमीर खां का अधिक पीछा करना उचित नहीं समझा और यह घटना यहीं समाप्त हो गई। इस तरह की नीति द्वारा लॉर्ड मिंटो ने अपनी भारतीय प्रजा, होलकर और भोंसले जैसे भारतीय नरेशों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध सिर उठाने से रोके रखा। साथियों, बुंदेलखंड के राजाओं के विरुद्ध भी लॉर्ड मिंटो को सेनाएं भेजनी पड़ी और एक साधारण सा युद्ध त्रिवंकुर में भी हुआ। किंतु लॉर्ड मिंटो के समय की सबसे अधिक महत्व की घटना ईरान और अफगानिस्तान की और उसकी नीति थी। मिंटो की इस परराष्ट्र नीति को बयान करने से पहले मार्क्वेस वेलेस्ली के परराष्ट्र नीति को बयान करना आवश्यक है, और उस नीति के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।